एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताएं। विशेषण मतलब विशेषता, मतलब उसकी खूबी है ना। तो द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड अस, खूबसूरत महिला हमारी ओर आ रही है। तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव मतलब जो उसकी विशेषता होती है। तो गॉर्जियस यही तो इसकी विशेषता है ना, तो इसलिए यहां पे गॉर्जियस हो जाता है। इस तरह से ऐसे और भी कुछ होता, ब्यूटीफुल लेडी या ऑनेस्टी मैन, कुछ भी, तो जो उसकी विशेषता है वही आपका क्या हो जाएगा, वही एडजेक्टिव हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, रिक्त स्थान को उपयुक्त लेख से भरे। तो इसमें देख लें, आई हैव, मेरे पास डॉट डॉट 1 रुपी नोट, ए या एन, तो 1 रुपए का नोट है। तो वैसे देखिए ओ, यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ए और आई और ओ, यू और ई, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये वोवेल्स हो जाते हैं, है ना। और आपका जो कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स है वो बी सी डी एफ जी एच, आई हटा दो, आई इसमें है ना। तो इस तरह से 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं और 5 आपके वोवेल्स हो जाते हैं। तो जो वोवेल्स से स्टार्ट होते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, एन यूज होता है। जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, तो ए यूज होता है। तो ओ एन ई वन, तो यहां पे देखिए ए की अपेक्षा अगर एन होता तो बेहतर है, क्योंकि ए ओ ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट हो तो एन ही तो यूज होगा ना। उसके बाद आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाच्य में बदलें। ही वॉज प्रेज्ड बाय, यहां पे द टीचर प्रेज्ड हिम, तो इसमें क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या है, अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की। तो यहां पे समझ लेते हैं, हिम को ही और प्रेज्ड ईडी फॉर्म है ना, तो वाज और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, बाय द टीचर। यहां पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे ये हो जाता है, यानी कि आपको क्रिया के सही रूप में रिक्त स्थान भरने। वन ऑफ द बॉयज कॉलेज, कॉलेज में एक लड़का, और क्या है, फेलन इल, तो लड़का बीमार पड़ गया। अब हैज या हैव, तो वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज, तो वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज हैज फेलन इल, तो यहां पे हैज आएगा। उसके बाद आपका हो जाता है पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विद पंचुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी, यानी यहां पे आप समझ लें, निम्नलिखित अक्षर में जहां आवश्य हो वहां विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ओ यस सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, अरे हाँ पापा ने कहा मैं इतना तो कर ही सकता हूं। ओह यस, है ना, यहाँ पे आपको ये इसको करना है, ओह यस, है ना, और ये आपका ये हो जाता है। सेड द फादर, फादर ने कहा इन्वर्टेड कॉमास में, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, यहां पर हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, द डीफ कैन नॉट हेयर, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक, यहां पे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो द थीफ कैन नॉट हियर, अब यहां पे समझ लेते हैं, कैन द डीफ नॉट हियर, यानी डीफ मतलब बहरा होता है, यहां पे डीफ है, ठीक है ना। डीफ क्या बहरे नहीं सुन सकते, है ना, तो कैन द थीफ नॉट हियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित को अप्रत्यक्ष भाषण में बदलें। ही सैड इन्वर्टेड कॉमास आई एम हंग्री, उसने कहा इन्वर्टेड कॉमास मुझे भूख लगी है। तो ही सैड दैट ही वाज हंग्री, तो यहां पे देखिए सिंपल सा है, तो ही सैड और उसके बाद दैट से आप जोड़ देंगे, आई एम है तो आई एम का यानी ही हो जाएगा, यहां पे ही है ना तो ही हो जाएगा, ही के साथ वाज आएगा और हंग्री हंग्री ही रहेगा। कुछ आपका नेक्स्ट है राजू सैड इन्वर्टेड कॉमास रमेश हैज बीन ईटिंग फूड, तो राजू सैड यहां पे आपका दैट हो जाएगा, दैट कंजक्शन से आप जोड़ेंगे, रमेश हैज बीन है तो हैड बीन ईटिंग फूड। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, राज यहां पे क्या हो जाता है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति जीवन का विज्ञान, इसे क्या करना है, आपको एक शब्द में लिखना है, इसे क्या कहते हैं, वर्क विदाउट द नेम ऑफ अथर, यानी वनस्पति जीवन का विज्ञान वनस्पति विज्ञान हो जाता है, और उसके बाद आपका लेखक गुमनाम के नाम के बिना काम करे, यानी यहां पे इनको क्या करना है, एक वर्ड में लिखना है। तो पहला आपका हो जाता है साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो बॉटनी। वर्क विदाउट द नेम ऑफ अथर, तो एनोनिम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी ये हो जाता है आपका, आप देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे बी है और खाली जगह है, फिर एल है और खाली जगह वीई बिलीव, तो बीई
एल आई और ई और वीई बिलीव है। फिर यहाँ पे एस खाली जगह, आर खाली जगह, के और खाली जगह है यानी स्पेस है। तो एस टी आर आई के ई ये भी हो सकता है, एस टी आर ओ के ई, दोनों में से आप कोई भी फिल करेंगे आपका सही होगा, है ना। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें स्पेलिंग आपको देखनी है तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो जाती है, तो आप जब इसको याद करेंगे तो आपको पता है ARGUMENT आर्ग्यूमेंट होता है, और अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल UNCOUNTABLE अनकाउंटेबल होता है। तो इस तरह से आप जब मीनिंग याद करेंगे तभी आप इस तरह से कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपका ये हो जाता है यहाँ पे ही कैन नॉट डॉट डॉट माई ऑफर, तो ये एक्सेप्ट, ये आपका क्या इसमें भरा जाएगा यानी फिल किया जाएगा, तो ACCEPT हो जाएगा। डू नॉट वॉक डॉट डॉट फुटेड, तो यहाँ पे BARE बेयर हो जाएगा, यानी सिवाय, स्वीकार और भालू और नंगा, इसका देखिए इसकी जो हिंदी हो जाती है वो हो जाती है भालू, ठीक है, और BARE बेयर मिस होता है नंगा, ठीक है। और अगर इसका एक्सेप्ट का इसका मतलब होता है सिवाय, जब आपको मतलब पता होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। और ये एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को स्वीकार करना, है ना, तो ये स्वीकार। तो यहां पे जो इसका भाव है इसको समझ लेते, वे मेरी पेशकश नहीं कर सकता, है ना, पैर रखकर ना चले, है ना, तो यानी पैर रखकर ना चले यानी नंगे पैर, है ना, तो बेयर हो जाएगा। ही कैन नॉट माई ऑफर, यानी उसने क्या किया, नहीं कर सकता, वो मेरी पेशकश स्वीकार नहीं कर सकता, है ना, तो स्वीकार करने का मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरीवन ऑफ द बॉय वाज इंटेलिजेंट। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। लड़के के सभी लोग, यानी एवरीवन ऑफ द बॉयज इंटेलिजेंट, लड़के के सभी लोग बुद्धिमान थे। नेदर मीरा नॉर हर फ्रेंड्स हैव डन द वर्क, तो यहां पे देख लेते हैं एवरीवन ऑफ द बॉयज, यहां पे क्या है बॉय, क्योंकि एवरीवन मतलब प्रत्येक, यहां पे लिखा है लड़का, तो यहां पे क्या होना चाहिए प्रत्येक लड़के, तो बॉयज हो जाएगा, है ना। वाज इंटेलिजेंट, तो यहां पे बॉय का बॉयज करना है। नेदर मीरा नोर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क, तो नेदर मीरा नोर हर फ्रेंड हैव, यहां पे क्योंकि मीरा कितनी है तो एक है, तो यहां पे फ्रेंड हैज डन द वर्क, तो हैज यहां पे हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को प्रत्योग के सामने, यहाँ पे ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट अगेंस्ट ईच, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों को प्रत्येक के सामने निर्देशानुसार तुलना की डिग्री बदलकर रूपांतरित करें। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, है ना, लता मंगेशकर भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका है, तो इसका क्या करना है आपको देख लेते हैं। अगेंस्ट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट अगेंस्ट इज, रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, रीता गीता जितनी लंबी नहीं है, तो नो अदर सिंगर इन इंडिया एज ए गुड एज लता मंगेशकर, और गीता इज टॉलर देन रीता, इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड, इनको पूरा करना है, तो मैथमेटिक्स हो जाता है, फिलोसफी हो जाता है, इसकी मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लीट द स्पेल्ड ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित की वर्तनी पूरी करे, यहाँ पे कंपार्टमेंट है और ट्रैवल्ड है, इसमें देखिए फिर वही चीज आपको याद ही ये करने रहेंगे। फिर आपके जो आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, तो अल्फाबेट ये है, अल्फाबेट ALPHABET अल्फाबेट है, रिएक्शंस है तो यहाँ पे RECITATION ये हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी क्या करना है, एक वर्ड में आपको लिखना है, तो इसमें देख लेते हैं। समवन हु परस्यूज स्टडी और स्पोर्ट एज ए पास टाइम, यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति जो पिछले समय के रूप में अध्ययन या खेल को अपनाता है तो उसको क्या कहते हैं, अमेच्योर यानी शौकिया। ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स ऑफ लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस, किसी प्रदर्शन में दर्शकों या श्रोताओं का जमावड़ा, ऑडियंस हो जाता है यानी श्रोता। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विद पंचुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी, यहां पे आपका ये देखिए पंचुएट द फॉलोइंग लेटर्स। Oh yes, said the father, I can at least do that much. Oh yes, यहाँ पे oh yes, said the father, ये मतलब इन्वर्टेड कॉमास आप लोगों को लगाने हैं, है ना। I can at least do that much. यहाँ पे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करना है। योर्स ट्रूली, यहाँ सचमुच आपका है। टॉम इज ओल्डर देन मी, टॉम मुझसे उम्र में बड़ा है। योर्स ट्रूली सचमुच आपका। टॉम इज ओल्डर देन आई एम, टॉम मुझसे उम्र में बड़ा है। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, यहाँ पे आपका हो जाता है विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य बताएं। According to Thompson and yep, there are 4 specific aim of teaching English are,
थॉमसन और व्हाइट के अनुसार अंग्रेजी सिखाने के 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, बोली जाने वाली अंग्रेजी को समझने के लिए। टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, लिखित अंग्रेजी समझने के लिए। राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण में भाषा सीखने का एक सिद्धांत लिखें। तो यहां पे आपका हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, तो इसमें क्या करना है आपको, पढ़ना शिक्षण की विधियों को समझाए। द अल्फाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, यानी फोनिक मतलब देखिए अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला विधि, फोनिक मेथड मतलब होता है ध्वनि विधि। लुक एंड से मेथड, देखो और कहो विधि। द सेंटेंस मेथड यानी वाक्य विधि, ये हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट इज स्टोरी मेथड, कहानी विधि क्या है। In this method, a simple story is taken which is interesting, is dealing with connected with the child's everyday life. इस पद्धति में एक सरल कहानी ली जाती है जो बच्चे के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी दिलचस्प होती है ना। स्टोरी भाई जो व्हाट इज द स्टोरी मेथड, जो कहानी विधि होती है वो बच्चों को बहुत ही प्रभावित करती है, बच्चे इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ अप्रोचेस, दृष्टिकोण की परिभाषा परिभाषित कीजिए। एथोनमी डिफाइंस अप्रोचेस इज दिस वर्ड इज स्टेट्स ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ philosopher or a assumption which one believes but cannot necessarily prove, यानी यहां पे आपका हो जाता है क्या कह रहे हैं, दृष्टिकोण की परिभाषा परिभाषित कीजिए। एंथोनी ने दृष्टिकोण को इस शब्दों में परिभाषित किया है, यह बताया है कि एक दृष्टिकोण या दर्शन या एक धारणा जिस पर कोई विश्वास करता है आवश्यक रूप से साबित नहीं कर सकता। ठीक है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीकों की व्याख्या करें। These are following approaches and methods of teaching English, इसमें द स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक दृष्टिकोण, द सिचुएशनल अप्रोच परिस्थिति जन्य दृष्टिकोण, द कम्युनिकेटिव अप्रोच संचारी दृष्टिकोण, बाइलिंगुअल अप्रोच द्विभाषी दृष्टिकोण, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड व्याकरण अनुवाद विधि, द डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड डॉक्टर वेस्ट की नई विधि, ऑडियो लिंगुअल मेथड श्रवभाषिक पद्धति, ये सब हो जाते हैं। व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि क्या है। This method emphasizes the importance of reading and neglects training in speaking and listening. इसमें क्या है, यह विधि पढ़ने के महत्व पर जोर देती है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यह विधि क्या है, यह विधि पढ़ने के महत्व पर जोर देती है और बोलने और सुनने के प्रशिक्षण की उपेक्षा करती है। भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या, इसमें ग्राम ट्रांसलेशन बताए जाते हैं वर्ड टू वर्ड, जैसे कि एप्पल में सेब होता है, बनाना में केला होता है, ऐसा इस तरह से हर एक चीज बताई जाती है। लेकिन बोलना जो है वो नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब स्पोकन नहीं इसमें कराया जाता है कि आप जैसे हिंदी में बोल रहे हो ऐसे इंग्लिश में बोलो, इस चीज को इसमें निगलेक्ट किया गया है ना। व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी पद्धति क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object of situation and understand the meaning. इस पद्धति में शिक्षक अंग्रेजी शब्दों और वाक्य पैटर्न के अर्थ मातृभाषा में देते हैं, जिससे विद्यार्थी को कोई वस्तु या स्थिति को तुरंत याद करने और अर्थ समझने में मदद मिलती है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लेन ऑन वन मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी का एक गुण बताएं। जो बाइलिंगुअल मेथड है उसको क्या कहते हैं, द्विभाषी, है ना। बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, द्विभाषी पद्धति के कौशल के विकास पर जोर, भाषा सुनना बोलना पढ़ना और लिखना है। राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू पद्धति के लाभ क्या हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या लाभ है। दिस मेथड अगेंस्ट द इंपॉर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल, इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर वेस्ट ने यह विधि पठन कौशल में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। यानी इन्होंने हर एक चीज को, जैसे सुबह पालनी, सुनना पढ़ना बोलना लिखना, ये सभी इंपॉर्टेंट स्किल हैं, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ रीडिंग पे जोर दिया है और सभी को निगलेक्ट किया है। डिफाइन डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि को परिभाषित करें। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली ए मॉडर्न लैंग्वेज थॉट कन्वर्सेशन डिस्कशन एंड reading in the language itself without the use of pupils language without translation and without the study of form grammar। प्रत्यक्ष विधि किसी विदेशी भाषा विशेषकर आधुनिक भाषा को बातचीत चर्चा आदि के माध्यम से सिखाने की एक विधि, शिक्षार्थी की भाषा का उपयोग किए बिना, अनुवाद के बिना और औपचारिक व्याकरण के अध्ययन के बिना भाषा में ही पढ़ना। उसके बाद है व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच किसे कहते हैं, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज, आपका हो जाता है, यहां पे कुछ क्लियर नहीं है,
The structural approach is based on the belief that in the learning of a foreign language, mystery of structural is more important than the acquisition of vocabulary। यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि किसी विदेशी भाषा को सीखने में शब्दावली के अधिग्रहण की तुलना में संरचनाओं की महारत अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैटेगरीज स्ट्रक्चर। यहां पे हम देख लेते हैं, यहां कैटेगरीज है यहां पे, ठीक है ना, CATE कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें देख लेते हैं, बेसिकली वी में डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, यानी इसको 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसमें? सेंटेंस पैटर्न, ठीक है भाई, वाक्य पैटर्न हो गया, और आपका हो जाता है फ्रेसेस पैटर्न यानी वाक्यांश पैटर्न हो जाता है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र पे आधारित, फॉर्मूला मतलब सूत्र ही तो होता है, आइडम्स यानी कि मुहावरे हो जाते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न है ना, ये सब होता है, उसमें आपको टिक करना होता है, और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लें। जब आप समझ लेंगे तो आंसर तो कर ही लेंगे। राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यहां पे आपका है संरचनात्मक दृष्टिकोण का एक उद्देश्य लिखिए। तो यहां पे उद्देश्य देख लेते हैं, द टीच द 4 फंडामेंटल स्किल namely our essential vocabulary of about 3000 root word for active use, यानी सक्रिय उपयोग के लिए लगभग 3000 मूल शब्दों की आवश्यक शब्दावली पर 4 मौलिक कौशल सिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन, राइट द अदर नेम, निक नेम यानी ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण का दूसरा नाम यानी उपनाम लिखिए, द ओरल अप्रोच। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्ट्रक्चर अप्रोच यानी निकनेम, स्ट्रक्चर अप्रोच का निकनेम क्या है? तो ओरल अप्रोच हो जाता है। राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियो लिंग्विस्टिक मेथड, यहां पे देख लेते हैं, श्रव्य भाषा पद्धति पर कुछ शब्द लिखिए। राइट टू फ्यू वर्ड्स है ना, कुछ वर्ड। तो इन द ऑडियो लैंग्वेज मैथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट occur by themselves, the occur most naturally within a context. The audio linguistic method was developed in the United States during World War II, है ना। तो इसमें कह रहे हैं श्रव्य भाषिक पद्धति में भाषाओं के रूप अपने आप उत्पन्न नहीं होते, किसी संदर्भ में सबसे स्वाभाविक रूप से घटित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑडियो भाषिक पद्धति विकसित की गई। यहां पे आपका हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गद्य क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर कंट्रोल अप्रोच। In this approach, our think from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important, यानी उन्हें मौन रहकर पढ़ने के लिए तैयार कर। यहां पे आपका हो जाता है, कॉलरेज के अनुसार गद्य अपने सर्वोत्तम में क्या है? तो यहां पे समझ लेते हैं, संचारी। इस दृष्टिकोण में द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर कंट्रोल अप्रोच, द अप्रोच our think from fluency of saying something। यहां पे समझ लेते हैं व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव संचारी दृष्टिकोण में क्या है? संचारी दृष्टिकोण शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में किसी बात को कहने के प्रवाह से लेकर सटीकता और उपयुक्तता तक सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। What is prose? गद्य क्या है? According to Coleridge, prose is the word in their best order। Coleridge के अनुसार गद्य अपने सर्वोत्तम क्रम में शब्द है। Write two aims of prose। गद्य के 2 उद्देश्य लिखिए। टू, यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, हल्का सा दिख रहा है। टू प्रिपेयर्स देम द साइलेंट रीडिंग टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। उन्हें मौन रहकर पढ़ने के लिए तैयार करना, उनकी सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली विकसित करना। क्वेश्चन है, गिव डिफिनेशन ऑफ पोएट्री। काव्य की परिभाषा लिखिए। अकॉर्डिंग टू प्रूफ हडसन, पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिट फॉर लाइफ ओनली। प्रोफेसर हडसन के अनुसार कविता जीवन से बनी है, जीवन से संबंधित है और जीवन के विषय के लिए अस्तित्व में है। गिव द 2 aims ऑफ टीचिंग पोएट्री। कविता पढ़ाने के 2 उद्देश्य बताएं। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी। छात्रों को कविता की सुंदरता की सराहना करने में सक्षम बनाने। राइम्स एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, कविता की छंद और शैली। इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। काव्य के पहलुओं को स्पष्ट करें, है ना। पोएट्री हैज 3 एस्पेक्ट्स। कविता के 3 पहलू हैं, इमोशनल, इमेजिनेटिव, राइमेटिक, यानी भावात्मक, कल्पनाशील और लयबद्ध। व्हाट इज लैंग्वेज गेम। भाषा खेल क्या है? लैंग्वेज गेम आर एन एडमिरेबल वे टू यानी प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज encouraged to use us these
लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी, भाषा खेल भाषा यानी भाषा खेल भाषा का अभ्यास करने का एक सराहनीय तरीका है क्योंकि वे भाषा को सामाजिक संदर्भ में रखते हैं। बच्चों को इन सभी भाषाई ज्ञान क्षमता गतिविधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्हाट इज कन्वर्सेशन, वार्तालाप क्या है? कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कन्वर्सेशन कितने लोगों में हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से दिए होंगे, तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए कन्वर्सेशन करने के लिए, है ना। हाउ मेनी वोवेल्स इन ए टू जेड, तो वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स। J4 क्या होता है? J4 देखिए आप, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। J4 भाई जग हो जाता है ना। और L4 यहाँ पे देखिए भाई लायन है, और X4 तो एक्समैक्स ट्री हो जाता है, और यहाँ पे देखिए एक्समैक्स ट्री यही तो है आपके। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्बलिंग द लेटर इन द करेक्ट अल्फाबेट्स ऑर्डर। अब जो ये इधर उधर वर्ड है, इनको क्या करना है? इनको आपको करेक्ट करना है ना। तो करेक्ट कर लेते हैं। जैसे NPOLM है, तो इन नो यहाँ पे आपका NPOLM, ठीक है ना। तो यहाँ पे LMNOP, आप जैसे ABCD आप लिखें, अब यहाँ पे हमको पूरी ABCD लिखनी पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और आपका यहाँ पे Z हो जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पे NPOLM, अब आपको पता है क्या है? LMNOP, तो यहां पे देखिए LMNOP हो गया। फिर उसके बाद क्या है? VYWUX, तो ऐसे तो नहीं होता है, यहां पे होता है कैसे? जैसे आपका LMNOPQRSTUVWXY, तो UVW होता है ना, तो पहले आप U फिर V फिर W फिर X फिर Y फिर Z होता है, तो इसको आप इस तरह से करेंगे। फिर आपका हो जाता है QRUVS, तो STUV, जैसे ABCD पूरा आप पढ़े, ABCDEFGHIJK LMNOPQ, है ना, QRST और फिर U फिर V UVWXYZ, ऐसे ही होगा। तो QRSTU इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। हालांकि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन नहीं समझ मिलता है कि इसमें आखिर करना क्या है, तब दिक्कतें आती हैं, है ना। वैसे तो दिक्कत वाला तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब देख लेते हैं हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन ए टू जेड, तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो 21 होते हैं, और वोवेल्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, तो यहाँ पे 5 हो गए, और टोटल वर्ड 26 होते हैं। राइट 5 नेम ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पोटैटो, पी, टोमेटो, जिंजर, कैरेट, आप और भी बहुत से होते हैं वो लिख सकते हैं। बहरहाल 5 लिखने हैं तो वो लिखने हैं, है ना। राइट 5 नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो वाइल्ड एनिमल भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे एलिफेंट, फॉक्स, लायन, वोल्फ, बियर, आप यही याद कर लें। राइट 5 मीन्स ऑफ बर्ड, तो पैरट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन। राइट 5 नेम ऑफ पेट एनिमल, जो पालतू पशु है ना, डॉग, काउ, कैट, ऑक्स, गोट। राइट 5 नेम ऑफ फ्रूट्स, तो मैंगो, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स और बनाना, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, राइट 5 नेम ऑफ प्लैनेट्स, पिक्चर प्लांट्स, है ना, कॉब्लेरिटी, सैंड्यू, तुलसी, एलोवेरा, ये सब हो जाते हैं, यानी पिक्चर प्लांट, कोलबिटी, सैंड्यू, ट्यूलिस, एलोवेरा, ये हो जाते हैं। राइट द नेम ऑफ डेज इन वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप इनको जब स्पेलिंग इनकी सबकी याद कर लेंगे तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें 3 ऑप्शन दे देंगे जिसकी मीनिंग राइट नहीं होगी, एक की मीनिंग राइट होगी। तो जब आपको पता है SUNDAY होता है, और मान लो यहाँ पे SON दे दिया संडे, तो आपको पता है कि यहाँ पे SU होता है, यानी ये गलत हो जाता है ना। वेडनेसडे है तो WED होता है, और यहाँ पे दिए हैं WAD, तो यानी आपको पता है WED होता है, तो आप इसको भी गलत कर देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। राइट द 11 to 20 फिगर इन वर्ड, तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है फिगर, ELEVEN TWELEV, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आप लोग इसकी भी मीनिंग्स देख लीजिएगा। राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड, भाई आपके सिलेबस में है तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं अरे इतना इजी है। कभी कभी यही होता है, जो इजी होता है उसको लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद वही चीज आ जाती है, ऐसा भी तो होता है। ये चीज तो आपने देखी होगी, अरे ये क्या, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते एग्जाम में, लेकिन वही आ जाते हैं। और यहाँ पे 19, 42, 79 और 89, तो फिगर्स, यानी यहाँ पे फिगर्स है, तो अगर ऐसे आए तो इनको जैसे कहते हैं शब्दों में लिखें, तो आप शब्दों में लिखेंगे, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस आप बना दें, आई रीड अ पोएम, है ना। विच इज अवर नेशनल गेम, तो हॉकी हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, द गार्डन हैड, बगीचे में अमरूद, डैश डैश एप्पल ट्री, डैश डैश ऑरेंज ट्री एंड
डैश डेट गुआवा ट्री। तो द गार्डनर हैड एप्पल, तो एफ ए से स्टार्ट है तो यहाँ पे तो आपका एन आएगा। और एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, तो यहाँ पे भी एन आएगा। और यहाँ पे जी है तो इसलिए ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए, ई, आई, यहाँ पे आई है, आई, ओ और यू, इनसे स्टार्ट होगा, जो भी वर्ड इनसे स्टार्ट होंगे तो आपका एन आएगा। और अगर आपका एक जैसे जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे ए को हटा दें तो बी, सी, डी, और ई को हटा दें एफ, जी, एच, आई को हटा दें के, एल, एम, एन, इस तरह से, तो आपका जो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ए यूज होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जी है तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये ए है, ये ओ है, तो ये वॉवेल्स हैं। राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलप रीडिंग स्किल, पठन कौशल विकसित करने का क्या है यहाँ पे, पठन कौशल के लिए है ना, विकसित करने के लिए लैंग्वेज अप्रोच ऑफ डेवलप रीडिंग स्किल। तो पठन कौशल विकसित करने के लिए द्वितीय भाषा दृष्टिकोण का सिद्धांत लिखे। इन द बिगिनिंग द सम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिकल ऑरली, है ना। तो यहाँ पे प्रारंभ में वही बात पढ़ने को देनी चाहिए जो मौखिक रूप से व्यवहारिक रही हो। गिव वन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। Reading aloud helps the student building, improving vocabulary, stimulating imagination and increase reading fluency। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जोर से पढ़ने के एक फायदे बताएं तो जोर से पढ़ने से छात्रों को शब्दावली बनाने, सुधारने, कल्पना शक्ति को उत्तेजित करने और पढ़ने की परवाह को बढ़ाने में मदद मिलती है। यानी जब आप जोर से पढ़ेंगे कोई भी गलती होगी तो क्या होगा, जो सामने वाला है मानी टीचर है, अगर आप गलती कोई कर रहे हैं तो वो आपको टोक देगा। और जब मौन पठन आप करेंगे, साइलेंट पढ़ेंगे, तो आप हमें तो नहीं पता कि आपने गलती की, आपको नहीं पता हमने गलती की। जब जोर से पढ़ेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे है गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, तो मौन वाचन का एक लाभ बताएं। तो इट इज क्वाइट एंड देयरफॉर सेव टाइम। यहाँ पे क्या होता है, वो जो है समय को बचाता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी से चीजें आ जाती हैं, और जैसे जो पढ़ा जाता है तो भाई उसको समझ के बोलना होता है सब कुछ, तो उसमें तो टाइम लगता है। लेकिन जब मन में पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से हो जाता है, तो इसमें टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी थोड़ा सा और रह गया, वो भी आप देख लें। हालांकि एक पार्ट में तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच, भाषण के भाग से आपका क्या तात्पर्य है। द मेजर कैटेगरीज इनटू व्हिच ही वोकैबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नो एज पार्ट ऑफ स्पीच, दे आर एड इन नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भाषा की शब्दावली को जिन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया उन्हें भाषण के भाग के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या 8 है। नाउन, प्रोनाउन यानी संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग, कंजक्शन संयोजक, और इंटरजेक्शन यानी प्रक्षेप। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम में अंतर बताएं। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में कई कार्य करता है लेकिन नामकरण स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या है, लड़का यानी बॉय, गर्ल, इटीसी, लड़का, लड़की जाति है ना। प्रोनाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, कानपुर, इटीसी। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव नाउन हो जाता है तो सामूहिक संज्ञा हो जाती है। इसमें भीड़ है ना, यानी क्राउड, नेवी, इटीसी, भीड़, नौसेना आदि हो जाते हैं। मटेरियल नाउन में द्रव्य संज्ञा यानी जैसे वुड, मिल्क, इटीसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, एंगर, फियर, इटीसी। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितनी बार मैं कहूं उतनी बार कम है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, अस। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, व्हिच। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हुज, whom। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, माई, योर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। इंडिफिनिट प्रोनाउन, वंस, वन, फ्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अदर, नदर, ठीक है ना। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार बताएं। तो मैस्कुलिन जेंडर, मेल सेक्स, मैन हॉर्स। फेमिनिन जेंडर, फीमेल सेक्स, वुमेन डक। कॉमन जेंडर, मेल एंड फीमेल सेक्स। स्टूडेंट, चाइल्ड। नेचुरल जेंडर, लाइफलेस, दिन, पेन, बुक। ये हो जाते हैं। इसमें देखिए स्त्रीलिंग महिला बतख हो जाती है ना, और सेकंड में आपका हो जाता है सामान्य लिंग, पुरुष और महिला, छात्र, छात्रा। नपुंसक लिंग, जीवनहीन वस्तु, कलम, किताब, और आपका हो जाता है ये सब हो जाते हैं। गिव द आर्टिकल, अब आपको आर्टिकल के बारे में देखना है और इसके बाद आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना।
आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन एग्जांपल ए बॉय ए गर्ल। देखिए एक आप यूज कब करेंगे, जब जहां पे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एन का यूज कब करेंगे, आर्टिकल इन यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन एग्जांपल एन एप्पल एंड आउल, है ना। द आर्टिकल इज डिफाइंड, आर्टिकल इज यूज्ड रिफर ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग्स एग्जांपल सन मून। यानी इसमें क्या है कि अनुच्छेद निश्चित अनुच्छेद इसका उपयोग किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु और भिन्न वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जैसे सूर्य व चंद्रमा। ये सभी क्या है, ये आपके क्या हो जाते हैं, विशेष चीजें हो जाती है। तो विशेषता के लिए आपका द यूज होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।